नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई। कहा जा रहा है कि 58% औसतन वोटिंग हुई है। कटिहार और किशनगंज में सबसे ज़्यादा करीब 64% वोटिंग की खबर है। हम आपको बता दें कि आज जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर है। ओवरऑल यहाँ की स्थिति क्या रही, दूसरे चरण के चुनाव से क्या संकेत मिल रहे हैं, किसको बढ़त मिल रही है, ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से। संतोष जी, आज के चरण दूसरे चरण को जोड़ दें तो बिहार के टोटल 9 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हो गए हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फेज की बात की थी, आज सेकंड फेज में आपका क्या कहना है? देखिए, जो स्थिति है 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र की बात छोड़ दी जाए, किशनगंज और पूर्णिया, तो बाकी 3 जगह पे बांका, भागलपुर और कटिहार में सीधी लड़ाई है। एनडीए वर्सेस इंडिया में सीधी लड़ाई है और कांटे की लड़ाई है। हार जीत का अंतर कुछ भी हो सकता है। मतलब दिन चुनाव के पहले तक कुछ था, कल रात शाम तक कुछ था और आज वोटिंग के दिन समीकरण कुछ बदल गया। मतलब हर पल समीकरण बदलते गए। आप भागलपुर की ही बात कर लीजिए। भागलपुर में ऐसा लग रहा था कि पूरा भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज अजीत शर्मा के साथ हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कि 1 लाख 1.5 लाख वोट से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वोट उनके साथ था। लेकिन धीरे धीरे समीकरण बदला और कल रात तक और सुबह तक स्थिति हो गई कि भूमिहार और ब्राह्मण वोटों में विभाजन हो गया। जो 100% लग रहा था कि भूमिहार वोट अजीत शर्मा के साथ है, उसमें डिवाइडेड हो गया। उसमें लगता है कि 30 से 40% वोट फिर एनडीए गठबंधन के पक्ष में चला गया और मान के चलिए 60 से 70% वोट अजीत शर्मा को मिला। इसलिए लड़ाई कांटे की हो गई है और हार जीत का अंतर मुझे लगता है कि बहुत कम से अंतर से हार जीत होगी, क्योंकि जो गंगोता समाज का वहाँ वोट बहुत ज़्यादा था और प्लस एनडीए का वोट बैंक वहाँ पे है और अजीत शर्मा का इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें उन्होंने इजाफा किया है। जी। जो इजाफा किया है, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट प्लस दलित समुदाय का जो भी वोट का इजाफा किया है, वो एनडीए से माइनस होकर के उनमें जुटा है। तो मान लीजिए अगर वो 1 लाख वोट उधर से तीरते हैं, इधर 1 लाख वोट लेते हैं, एनडीए का वोटर जो है उनका 1 लाख वोट अगर वो लेते हैं तो एनडीए को 2 लाख वोट का नुकसान होता है, मान के चला जाए। तो इसलिए लड़ाई अब कांटे की होगी, क्योंकि 2 लाख से ऊपर वोट से वो जीते थे। इसके बाद आ जाइए बांका। तो बांका में भी सीधी लड़ाई थी और सीधी लड़ाई में मुझे लगता है कि गिरधारी यादव का एक बयान उनको नुकसान कर गया। यादवों के खिलाफ उन्होंने अपने जाति के खिलाफ जो टिप्पणी की थी और वहाँ पलरा जयप्रकाश यादव का भारी लग रहा है। अब तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जयप्रकाश यादव की एक छवि वहाँ पे बहुत ही अच्छी छवि रही है। सब लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना, हर शादी विवाह और बहुत ही मिलनसार मृदुभाषी व्यक्ति हैं, जिसके कारण उनके प्रति लोगों को नाराज़गी नहीं रहती है। किसी भी जाति समुदाय के लोग हों, जयप्रकाश यादव के खिलाफ नाराज़ नहीं रहते हैं। वो सामने जाते हैं तो सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, भले वोट ना दें, लेकिन उनके खिलाफ नाराज़गी, कोई शिकायत लोगों को नहीं रहती है। सब लोग बोलते हैं अच्छे आदमी हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, बिहार सरकार में मंत्री के रूप में हो, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में हो, हर रूप में उन्होंने उस क्षेत्र की सेवा की है और उनका एक अच्छा रहा है। पिछले बार चुनाव हार गए थे 2 चुनाव से, तो इस बार मुझे लग रहा है कि उनको अच्छी बढ़त है और जो लोगों से जानकारी मिल रही है कि उनको जो उनका वोट बैंक है उसके अलावे भी उन्होंने एनडीए के वोट बैंक में थोड़ी बहुत सेंधमारी की है, तो उनका पलड़ा भारी लग रहा है। अब क्या तो अति पिछड़ा वोट में विभाजन हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि अति पिछड़ा जो वोट है वो नीतीश कुमार का वोट है और उसमें विभाजन होने पर ही जो उनकी जीत संभव है। वहाँ अति पिछड़ा वोट में ज़्यादा विभाजन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वहाँ
राजपूत समाज का वोट जो था, जी राजपूत का वोट जो है क्षत्रिय का, वो उनको मिला है। क्योंकि वहाँ के लोगों का था कि भाई बाहरी लोगों से मुक्ति, और वो चाहते थे कि भाई जैसे दिग्विजय बाबू वहाँ से सांसद होते थे, तो दोनों पार्टियां से ज़्यादा भी जीतती थी। पहले एनडीए से जो दिग्विजय सिंह जीतते थे, तो बोला राजपूत का एक सीट है उसे भी लोगों ने ले लिया। तो इस लिहाज से वहाँ का राजपूत समाज पहले सीट को मुक्त कराना चाहते थे, और वो गिरधारी यादव को इसीलिए हराना चाहते थे। तो इस लिहाज से वोट जयप्रकाश यादव के पक्ष में कुछ गया है, और गिरधारी यादव को भी गया है, लेकिन कुछ वोट जयप्रकाश यादव को मिला है। इसलिए वहाँ पे लड़ाई है, और हार जीत का फासला यहाँ भी ज़्यादा का नहीं हो सकता है। मामूली मतलब बोला है 50,000 के अंदर ही हार जीत होगी, जो भी हो रिजल्ट। इसके बाद आप आ जाइए कटिहार। तो कटिहार की लड़ाई तो वहाँ तारिक अनवर वहाँ के पुराने हैं, और वो भी अच्छे हैं, और तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी के बीच वहाँ लड़ाई है। दुलाल चंद गोस्वामी भी बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अच्छे हैं, और तारिक अनवर भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे लोगों के बीच में दोनों लोकप्रिय हैं, और वहाँ पे लड़ाई जो है अंत आते आते हिंदू मुस्लिम में विभाजित हो जाती है, और हिंदू वोट जितना मोबिलाइज हो जाता है। अब उसमें ये देखना है। आपको लगता है आप बताइएगा आगे, आपको लगता है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अररिया में जो है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही हिंदू मुस्लिम की बात की, आरक्षण की बात की, उसका भी असर पड़ा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री की सभा 12 से 1 बजे के बीच हुई है। तब तक तो 1 बजे तक तो लगभग समझिए कि 70% वोट पोल हो चुका था लगभग। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, उन्होंने मोबिलाइज करने का प्रयास किया, क्योंकि रिपोर्ट उनको जा रही थी कि भाई सीटों पर स्थिति ठीक नहीं है पूरे बिहार में, क्या पूरे देश में स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि बचकाना बयान उनका था, मतलब हिंदू मुस्लिम हक ले लेगा, मतलब झूठ का पुलिंदा। प्रधानमंत्री का भाषण मतलब झूठ का पुलिंदा था, और उन्होंने मोबिलाइज करने का प्रयास किया। अब कहाँ तक मोबिलाइज हो पाया ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन स्थिति वहाँ पे भी कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच में। और वहाँ भी देखा जाए तो तारिक अनवर का पलड़ा इस बार थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि लगातार वो हार रहे थे 2 बार से, और इस बार लोगों को एक उम्मीद है कि भाई चलो दुलाल चंद गोस्वामी एनडीए के कैंडिडेट है, लेकिन तारिक अनवर भी अच्छे हैं। कहा जाता है कि जितनी बड़ी संख्या में कटिहार में वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, ऐसे में जब तक जो है ध्रुवीकरण ना हो वोटों में, तब तक एनडीए के उम्मीदवार को जीतना संभव नहीं मुश्किल है। जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ध्रुवीकरण पर ही वो सीट निकल सकती है, नहीं तो वहाँ नहीं निकल सकती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कटिहार सीट में पलड़ा भारी लग रहा है, और हो सकता है कि उनको सफलता मिल जाए। जी जी। सबसे हॉट सीट है आपको पूर्णिया और किशनगंज, दोनों जगह त्रिकोणात्मक मुकाबला है। तो किशनगंज की जो लड़ाई है, किशनगंज में ओवैसी ने त्रिकोणात्मक करने का प्रयास किया था, और वोटरों की गोलबंदी, ओवैसी वहाँ कैंप भी किए थे और लगातार धुआंधार प्रचार किए थे, और काफ़ी पैसा भी खर्च उन्होंने किया। लेकिन उस क्षेत्र की स्थिति है, लोग जो भी मुस्लिम समाज है वो देखता है इंडिया गठबंधन, भाई इंडिया टीम को जिताओ, वो देख रहे हैं। तो वहाँ जब ये लगने लगा कि लड़ाई में ये भी आ गए ओवैसी के कैंडिडेट भी, तो वहाँ के मुसलमानों की परसों तरसों बैठक हुई जी। जो टॉप लीडर मुसलमान है, सब लोगों की बैठक हुई कि भाई ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि देखिए अख्तरुल इमाम हमारे अपने बच्चे हैं, तो उनको विधानसभा में उनका साथ दिया जाए। ये चूँकि देश की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। और वहाँ मुस्लिम वोटरों का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कांग्रेस की तरफ हो गया है, और बाकी जो वोटर हैं जो इधर जदयू की तरफ है। तो वहाँ मुझे लगता है कि किशनगंज में, जैसा कि जानकारी अभी तक मिली है, अगर भीतर ही अगर मुसलमानों में विभाजन हुआ होगा तो कुछ भी हो सकता है। यादव वोट तो खुल करके गया होगा इंडिया गठबंधन की ओर, तकरीबन 1 लाख के करीब में वहाँ यादव वोटरों की संख्या है। वही बोलते हैं ना कि उस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, तो वहाँ यादवों को हिंदू के नाम पर मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता है। तो वो कहाँ तक भाजपा सफल हुई, आज प्रधानमंत्री का जो भाषण है, तो कहाँ तक उसमें सफलता मिलेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि किशनगंज में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और वो
उन्हें सफलता मिल सकती है। जो स्थिति आज का वोटिंग का जी जी परसेंटेज वहाँ बहुत ज़्यादा वोटिंग का हुआ है, तो ये ज़्यादा जो ये रुझान दिखा रहा है कि लोग कितना एग्रेसिव होकर पोलिंग कर रहे हैं सरकार को हटाने के लिए, और वहाँ पे मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। अब आ जाइए पूर्णिया सीट पर, सबसे हॉट सीट है। पूर्णिया में हर दिन समीकरण बदलते रहे, बिगड़ते रहे, और पूर्णिया में अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ है वहाँ पे। देखा जाए कि एनडीए का वोट भी है, संतोष कुशवाहा से लोगों को नाराज़गी थी, और जिसके कारण लोग बीजेपी के भी जो भी वोटर थे वो पप्पू यादव पर सवार हो गए थे, जो भी समर्थक थे, और पप्पू यादव को ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे। ये ऐसा होते जा रहा है, माहौल ऐसा। उसमें तेजस्वी यादव का एक भाषण जो था, जो कि एनडीए को वोट दीजिए, उसके बाद और भी उनके साथ मुसलमान वोटों का मोबिलाइजेशन हो गया, यादवों का भी मोबिलाइजेशन हो गया, और अपर कास्ट का भी हो गया। लेकिन उसके बाद मोबिलाइजेशन हो गया था, ऐसा लगा कि पप्पू यादव एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने एक गलती कर दी कि तेजस्वी यादव की सभा पर रोड़ेबाजी करवा दी। उसके बाद उनको फिर समीकरण बदल गया। जो यादव का मोबिलाइजेशन हुआ था वो यादव फिर से आरजेडी की तरफ हो गए। मुसलमानों का जो मोबिलाइजेशन था वो भी आरजेडी की तरफ हो गया। तो मुसलमानों का और यादवों का 100% नहीं मोबिलाइजेशन हुआ। आज भी पप्पू यादव को यादवों का लगभग 30% वोट वहाँ मिला है, मुसलमानों का भी 30% वोट मिला है उनको। मुझे जो खबर है मेरे पास संतोष जी, और वहाँ के एक वोटिंग प्रक्रिया में जुटे लोगों से मैंने बात की है, तो उनका कहना है कि 70 से 80% जो मुस्लिम हैं वो पप्पू यादव के पक्ष में वोटिंग किए हैं। हो सकता है निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट मोबिलाइज थे। मुझे 30 से 40% की जानकारी थी, अगर 70-80% भी हो सकता है। मुस्लिम वोटरों का मोबिलाइजेशन पप्पू यादव के पक्ष में हुआ होगा, और यादवों का भी 30 से 40% मोबिलाइजेशन हुआ है वोट। और अपर कास्ट का जो मोबिलाइजेशन था वो राताराती कल रात से सुबह तक होते होते अपर कास्ट का वोट जो है फिर वो एनडीए के पक्ष में चला गया। जो अपर कास्ट थे, जो भाजपा के समर्थक, जो पप्पू यादव के साथ लगे हुए थे, वो सारे वोटर फिर से शिफ्ट हो गए। मतलब पप्पू यादव को आगे बढ़ा करके पाँव खींच लिया। जो मतलब पप्पू यादव को अपर कास्ट का जो 10% वोट है वही मिलेगा, बाकी 90% वोटर उधर शिफ्ट हो गए। तो एनडीए का जो वोट बैंक है वो बढ़ गया। जो एनडीए का वोट बैंक था उसमें केवल वही वोट बैंक घटा जो कि बीमा भारती के समाज का जो वोट है वही वोट एक घटा है। नहीं तो 3 विधानसभाओं में जो जानकारी है कि पूर्णिया सदर, धमदाहा में एनडीए कैंडिडेट लीड ले रहा है। धमदाहा लेसी सिंह का क्षेत्र है, तो वहाँ मतलब कोई डाउट नहीं, हमेशा एनडीए लीड लेता है, वहाँ पप्पू यादव की नहीं चलती है। पूर्णिया सदर जो क्षेत्र है वहाँ भी एनडीए कैंडिडेट लीड ले रहा है। बीमा भारती का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वहाँ बीमा भारती लीड ले रही है। 2 विधानसभाओं में पप्पू यादव का है कि वो लीड ले रहे हैं, 2 विधानसभा में। बाकी 4 विधानसभाओं में 2 में बीमा भारती लीड ले रही है, 2 में एनडीए कैंडिडेट संतोष कुशवाहा लीड ले रहे हैं, और 2 में ये लीड ले रहे हैं। ये मामला है। और वोट का परसेंटेज जो है पप्पू यादव को जो वोट मिले वो इंडिया गठबंधन के ही वोट मिले। तो इंडिया गठबंधन के वोट में विभाजन हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ संतोष कुशवाहा की राह आसान हो गई है। जी। ऐसे तीनों 2-2 विधानसभा में लीड ले रहे हैं, जो जानकारी मुझे मिली है। तो कांटे की लड़ाई एक तरह से देखा जाए, और कोई भी हार जीत सकता है। पप्पू यादव भी जीत सकते हैं, बीमा भारती भी जीत सकती है, और संतोष कुशवाहा भी जीत सकते हैं। और कौन कितने अपने विधानसभा में कौन कितना ज़्यादा वोट से लीड लेता है ये तय करेगा चुनाव परिणाम कि कौन लीड ले सकता है। लेकिन आज की वोटिंग से ये पता चल रहा है कि एनडीए का हवा नहीं है, और एनडीए की जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी हवा निकल चुकी है। देखिए, ना तो भाजपा की कहीं हवा है और ना ही एनडीए की। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये चुनाव जो है 2004 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। 2004 की जो स्थिति थी वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग, और इसी तरह से माहौल था कि पूरा इंडिया शाइनिंग भाजपा के पक्ष में हवा है। लेकिन 150 सीट भी नहीं आ पाए। 135 सीट भाजपा को आया, पूरा एनडीए 150 सीट आया था। तो इस बार भी कमोबेश वही स्थिति लग रही है, और मुझे नहीं लगता है
कि एनडीए 200 सीट भी आ पाएगा, क्योंकि लोगों में इतनी नाराज़गी है। आप कहीं भी चौक चौराहे पर चर्चा कर लीजिए। और आज प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से झूठ बोला, मतलब अब इतना झूठ, जिनको संविधान की जानकारी नहीं, इतना झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद उनके समर्थक भी शर्मसार होंगे। उनको जो वोट देने वाले हैं उनको भी शर्म आएगी कि भाई इतना झूठ बोलने वाले, जिनको कि न प्रधानमंत्री होकर इतना झूठ बोल रहे हैं, तो उनको कैसे वोट दें। उनके समर्थक को भी शर्म आएगी। तो ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कहीं कोई लहर नहीं है, कहीं कोई हवा नहीं है, और सत्ता के खिलाफ नाराज़गी है लोगों को। 20 वर्षों से बिहार में सरकार है और 10 वर्षों से दिल्ली में सरकार है, फिर भी प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, जंगल राज की बात। अरे अपनी उपलब्धि तो बताइए। बताने को उपलब्धि तो कुछ नहीं है, तो झूठ बोलना, जंगल राज, मुद्दे भी नहीं हैं। मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं होगा जो इतना झूठ बोलता होगा, मुद्दा विहीन राजनीति करता होगा, मंदिर मस्जिद की बात करता होगा, डेवलपमेंट की बात छोड़ करके मंदिर मस्जिद की बात करता होगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, देश के लिए। तो देश की जनता मोदी की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे दिए थे। अच्छे दिन तो नहीं आए। फिर 2019 में उन्होंने 56 इंच का सीना दिखाने की बात की, लेकिन शहीद, पुलवामा के शहीद जवानों के घर वालों को, परिजनों को न्याय नहीं मिला और 56 इंच का सीना धरा का धरा रह गया। अब 2024 में पीएम मोदी की गारंटी बांट रहे हैं, जिसे जनता लेना नहीं चाहती, और ये दूसरे फेज के चुनाव में इस गारंटी का असर दिखा है। फिलहाल तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे कि क्या कुछ होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।